Good morning, students. Today we are going to discuss or we are going to revise a lesson of economics part, that is development. That is the first lesson of our economics part. And the first question is the what is the criteria used by the UNDP for classifying the countries. तो इसमें सबसे पहले बताता है कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी आपका जो UNDP जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हैज़ यूज्ड द क्राइटेरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो कहता है कि आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट क्राइटेरिया को यूज करता है इंडेक्स टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को एक तरह से मेजर करने के लिए या मापने के लिए HDI आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। वो नीचे कुछ पॉइंट इसने एक्सप्लेन किए हैं जिनके बेस पे कहता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को एक तरह से कैलकुलेट करता है। सबसे पहला आपका इसमें आता है पर कैपिटा इनकम। When the total national income of the country is divided by its population, we get the per capita income। कहता है कि जब पूरे कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसको हम वहाँ की पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमें पर कैपिटा इनकम है वो एक तरह से मिल जाती है। तो पर कैपिटा इनकम के बेस पे आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो कंट्रीज़ के डेवलपमेंट को मेजर करता है। सेकंड आपका आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। इट मीन्स द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन इन ए कंट्री, और यू कैन से इट मीन्स दैट एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई आदमी कितने वर्ष औसत जीवित रहता है। इट हेल्प अस टू नो द हेल्थ फैसिलिटीज़ ऑफ ए कंट्री। इससे हमें कहता है कि उस कंट्रीज़ की हेल्थ फैसिलिटीज़ के बारे में पता चलता है। अगला है आपका लिटरेसी रेट। एजुकेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के लिए एजुकेशन है ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आपका आता है इसमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। इट मेजर द एजुकेशन गेन्ड एट द 3 लेवल्स। ये कहता है कि 3 लेवल्स पे किसी कंट्री का एजुकेशन स्टेटस क्या है उसको एक्सप्लेन करता है। सबसे पहला आपका एट द प्राइमरी लेवल है, आफ्टर दैट सेकेंडरी, और उसके बाद आपका हायर एजुकेशन लेवल है। Per capita income is also calculated in dollars for all countries so that it can be compared easily। कहता है कि पर कैपिटा इनकम है आपकी उसको डॉलर्स में कैलकुलेट किया जाता है जिससे कि उसको इजीली अदर कंट्रीज़ की जो इनकम है उससे एक तरह से हम यूँ कहें कि कंपेयर किया जा सके। HDI हैज़ बीन कैलकुलेटेड फॉर अबाउट 177 कंट्रीज़। ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसने लगभग 177 जो देश हैं उनको कैलकुलेट किया है। अकॉर्डिंग टू इट द रैंक ऑफ इंडिया इज़ 131 और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो रैंक है वो 131वीं है। एंड द रैंक ऑफ श्रीलंका इज़ 73 और श्रीलंका का जो रैंक है वो 73 है, विच इज़ मच बेटर दैन दैट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया से कई मायनों में कहता है कि ज़्यादा अच्छा है। वी आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोग्रेस इन द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर्स एज येट। कहता है कि हमें अब भी आपका जो आप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है इसमें प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपका आता है फिर इसमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इसका जो मीनिंग है वो क्या है, और मेंशन 3 कंपोनेंट्स ऑफ मेजरिंग HDI।
यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कहता है एस डी आई स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एस डी आई की फुल फॉर्म आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ वाइडनिंग पीपल्स चॉइस एज वेल एज रेजिंग द लेवल ऑफ वेल बींग। इससे कहता है किसी भी कंट्री के जो लोगों का लाइफ स्टैंडर्ड है या जो वेल बींग है उसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ एस डी आई गोज बियॉन्ड इनकम एंड ग्रोथ टू कवर ऑल ह्यूमन चॉइसेस। इस सभी ह्यूमन चॉइसेस को कहता है कि उनके कंसेप्ट को मेजर करने में ये काम आता है। इट पुट्स द पीपल एट द सेंटर स्टेज एंड कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशंस ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल एंजल्स। ये कहता है सभी एंजल्स से एक तरह से सभी जो इसके मेजरमेंट क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग लोगों का जो डेवलपमेंट है उसको ये मेजर करता है। इट हैज़ ए ब्रॉडर अप्रोच टू डेवलपमेंट। एक तरह से डेवलपमेंट के लिए इसकी जो अप्रोच है वो अपने आप में कहता है कि काफ़ी ब्रॉड है। अब बात आती है कंपोनेंट्स ऑफ मेजरिंग एच डी आई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहला इसमें आता है आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट इज़ द एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ लाइफ ऑफ ए पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। कि कोई आदमी है वो कितने साल औसतन जीवित रहता है, ये इससे मेजर किया जाता है। सेकंड आपका पर कैपिटा इनकम है, मीन इनकम ऑफ द पीपल इन ए इकोनॉमिक यूनिट। कि किसी भी इकोनॉमिक यूनिट में लोगों की जो इनकम है वो क्या है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय पॉपुलेशन। इससे कहता है कि कंट्री की जो टोटल इनकम है उसको उसकी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके इसको मेजर किया जाता है, मापा जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल द कंट्रीज सो दैट इट कैन बी कंपेयर्ड। और कहता है कि इसको डॉलर्स में एक तरह से कैलकुलेट किया जाता है जिससे जो सभी कंट्री हैं उनको इजीली एक दूसरे से कंपेयर किया जा सके, एक दूसरे से तुलना की जा सके। नेक्स्ट आपका आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फॉर 3 लेवल्स। इट मीन्स एनरोलमेंट रेशियो फॉर प्राइमरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल। इसमें कहता है कि आपके जो भी प्राइमरी स्कूल्स हैं या सेकेंडरी स्कूल्स हैं या हायर एजुकेशन है, इसका जो लेवल है उसको मेजर किया जाता है, उसको मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि व्हाट इज़ लिटरेसी एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन। कि लिटरेसी है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अपने आप में एसेंशियल यानी ज़रूरी क्यों है, उस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। इसमें बताता है कि लिटरेसी इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि लिटरेसी अपने आप में एसेंशियल है, एसेंशियल एलिमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इसमें पहला आपका आता है कि एजुकेशन ओनली गिव जस्ट वास्ट नॉलेज। कि एजुकेशन है वो हमें ज़्यादा जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करती है, यानी हम एजुकेशन से नॉलेज गेन करते हैं। अगला है कि ए लिटरेट पर्सन इज़ एलिजिबल टू गेट सूटेबल एम्प्लॉयमेंट। कि लिटरेट पर्सन को उसकी अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। नेक्स्ट आपका दे रखा है इसमें कि एजुकेशन डेवलप द एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कि एजुकेशन है ये अपने आप में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एजुकेशन है ये आपकी हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट फिर आपका इसमें दे रखा है कि विद द नॉलेज ऑफ प्रोफेशनल्स टेक्नोलॉजी कैन डेवलप एंड
हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कि प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी और उसकी नॉलेज से हम कहते हैं किसी भी कंट्री की जो एक तरह से उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। लिटरेट पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ रिमेनिंग हेल्दी, कि जो लिटरेट पीपल हैं, जो अपने आप में शिक्षित लोग हैं, साक्षर लोग हैं, वो अपने आप में कहता है कि हेल्दी रहने का इम्पोर्टेंस है उसको समझ सकते हैं। एंड स्टे अवे फ्रॉम द डेडली डिजीज़, और जानलेवा बीमारियों से कहता है वो दूर रह सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, कहता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं, और व्हाट कैन बी डन टू मेक द डेवलपमेंट सस्टेनेबल, और डेवलपमेंट को एक तरह से सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसमें बताता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स, कि आपकी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट डैमेज टू द एनवायरनमेंट, कि बिना आपके एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए, बिना आपके एनवायरनमेंट को नष्ट किए हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट गेन करना, यानी आर्थिक जो विकास है उसको हासिल करना। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and levels of development are not sustainable. कहता है कि आपकी 20th सेंचुरी के सेकंड हाफ से ही काफ़ी सारे साइंटिस्ट जो हैं वो ये वार्निंग दे रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं कि जो आपका प्रेजेंट टाइप और लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट है, दे आर नॉट सस्टेनेबल, वो अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर टू बी सेव्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। कहता है कि एक तरह से डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाने के लिए आपके जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनको फ्यूचर जनरेशंस, आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें बचाना चाहिए। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री would continue, but the technology has to be made eco-friendly। कहता है किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसको तो हमें कंटिन्यू रखना है, इसके साथ साथ हमें जो टेक्नोलॉजी है उसको इको फ्रेंडली बनाना है, जिससे कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके, सो दैट इट डज नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, जिससे कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको कोई हानि या जो नुकसान है वो ना पहुंच सके। फिर इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है कि मेंशन द डिफरेंसेस बिटवीन डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो इस कंपैरिजन चार्ट में काफ़ी सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे आपके जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें डिफरेंस किया गया है। सबसे पहले इसमें दे रखा है बेसिस, फिर उसके बाद में आपका कौन कौन से बेस पे इनको असेस किया जाता है, इसके बाद में डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ की सिचुएशन दे रखी है। सबसे पहले तो इसमें बताता है आपकी डेफिनेशन कि ए कंट्री हैविंग एन इफेक्टिव रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंडिविजुअल इनकम, कि डेवलप्ड कंट्रीज है उसका एक इंडस्ट्रियलाइजेशन जो रेट है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और इंडिविजुअल इनकम भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि आपके डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं उसमें होता है कि एक कंट्री विच हैज़ ए स्लो रेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट भी स्लो होता है, एंड लो पर कैपिटा इनकम, और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय जो है वो भी उसकी काफ़ी कम होती है। अगला कहता है स्टेटस। स्टेटस में आपके डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो इंडिपेंडेंट और प्रोस्पेरियस होते हैं, अपने आप में एक तरह से स्वतंत्र होते हैं, या प्रोस्पेरियस मतलब समृद्ध होते हैं, और आपके डेवलपिंग कंट्रीज में ये डिपेंडेंट होते हैं और इम्प्रूव्ड होते हैं। आपका अवेलेबल रिसोर्सेज में इफ़ेक्टिव यूटिलाइज्ड होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में, और इसमें आपके इनइफेक्टिव यूटिलाइज्ड होते हैं। डिपेंडेंसी में सेल्फ कंटेंट एंड फ्लोरिस्ट होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ आपके, और इसमें आपके डेवलपमेंट एंड इमर्जिंग टू बी डेवलप्ड एक तरह से डिपेंडेंट होते हैं
और अपने आप को जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो ऑन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में एंगेज्ड होते हैं, विकास की प्रक्रिया वहाँ पे चली हुई होती है। लिटरेसी रेट आपका डेवलप्ड कंट्रीज़ का हाई होता है जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ का लो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है कि वाई डू डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन, यानी अलग अलग जो आदमी हैं उनके लिए विकास के मायने अलग अलग क्यों होते हैं, इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। कहता है इट इज़ बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ पर्सनस आर डिफरेंट। पहला तो इस वजह से होता है कि सभी लोगों की जो लाइफ सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। अगला कहता है कि पीपल सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर देम और दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स, कि लोगों के लिए ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं, ऐसे अलग अलग उनके डेवलपमेंट के मीनिंग होते हैं जिससे कि वो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट भी होते हैं, ये अपनी अपनी एस्पिरेशंस को कंप्लीट करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट आपका फिर इसमें दे रखा है फॉर एग्जांपल द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ ए बॉय फ्रॉम ए रिच अर्बन फैमिली would be to get admission in a reputed college, whereas the developmental goals of a girl from a rich urban family would be get as much freedom as her brother। इसमें कहता है कि एक जो आपका अर्बन यानी जो शहरी परिवार से बिलोंग करने वाला, अमीर परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा है, उसके लिए अपने आप में कॉलेज में एडमिशन लेना एक इम्पोर्टेंट बात होती है। जबकि जो आपकी एक लड़की है डेवलपमेंटल गोल्स में अगर हम देखें तो एक रिच अर्बन फैमिली से जो बिलोंग करती है उसके लिए उतनी ही जो इंडिपेंडेंस है वो स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आता है इसमें कि गर्ल्स इन इंडिया इन द रूरल सेक्टर आर समटाइम्स नॉट एबल टू गेट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन, कि रूरल इंडिया में जो गर्ल्स हैं उनको कई बार सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पाती। गिव रीजन्स फॉर द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के फेवर में जो रीजन्स हैं, जो कारण हैं वो बताने हमें। सबसे पहला आपका आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि इंडिया इज़ ए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, कि हमारे इंडिया में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, यानी जो मेल्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज गर्ल चाइल्ड इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मेल चाइल्ड। विशेषकर कहता है कि रूरल इंडिया में जो गर्ल चाइल्ड है उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है। एंड आर नॉट इवन सेंट टू एजुकेशन, और उनको कहता है कि एजुकेशन लेने के लिए जो स्कूल्स हैं उनमें नहीं भेजा जाता। नेक्स्ट आपका आता है पॉवर्टी यानी गरीबी, ड्यू टू वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े स्तर पे जो गरीबी है वो पाई जाती है। पीपल वांट गर्ल्स टू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क, लोग ये चाहते हैं कि लड़कियां हैं वो घरेलू कामों में एंगेज्ड हों, डोमेस्टिक वर्क है, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ हैं उनको परफॉर्म करें। आफ्टर देयर सिबलिंग्स एंड डू ऑल हाउस होल्ड ड्यूटीज़, कि वो अपने सिबलिंग्स छोटे भाई बहन हैं उनकी देखभाल करें और अपनी जो घरेलू ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करें। अगला है आपका डिस्टेंस, कि सेकेंडरी स्कूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल द विलेज ऑफ इंडिया, कि इंडिया के सभी जो विलेज हैं, सभी जो गांव हैं उनमें सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो नहीं पाए जाते। देयरफॉर दे डू नॉट prefer their girls to go to distances like nearby village to get education। इसलिए कहता है कि लोग लड़कियों को अपने पड़ोस के गाँव में भेज करके एजुकेशन नहीं दिलवा पाते या पड़ोस के गांव में वो नहीं भेजना चाहते।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका इसमें आता है जो कि इन व्हाट respects is criteria used by UNDP for measuring development different from the one used by the World Bank कि वर्ल्ड बैंक से डिफरेंट कौन से क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो एक तरह से डेवलपमेंट को मेजर करता है। पहला कहता है इसमें यूएनडीपी में कि हैज़ टेकन एजुकेशन हेल्थ एंड पर कैपिटा इनकम एज द बेस। किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए आपका जो यूएनडीपी है वो एजुकेशन हेल्थ और पर कैपिटा इनकम है इसको एज ए बेस यूज करता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि कंट्रीज हैव बीन रैंक्ड कि कंट्रीज़ को ये रैंक के अकॉर्डिंग मेजर करता है। अगला इसमें दे रखा है कि इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट का जो ब्रॉडर कंसेप्ट है उसको ये मानता है। जबकि आपका जो वर्ल्ड बैंक है इट यूजेस पर कैपिटा इनकम एज इट्स बेस फॉर कंपैरिजन कि कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए जो पर कैपिटा इनकम है इसको एज ए बेस है ये कंसिडर किया जाता है। अगला है कि इट इज़ कंसिडर्ड एज ए नैरो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट कि ये नैरो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को जो वर्ल्ड बैंक है वो कंसिडर करता है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि अंडर दिस कंसेप्ट कंट्रीज हैव बीन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। वर्ल्ड बैंक है वो अपने जो पैरामीटर्स हैं जो मेजरमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। पहला आपका रिच कंट्रीज है, दूसरा मिडिल है और नेक्स्ट आपके पुअर कंट्रीज आते हैं इसमें। नेक्स्ट फिर इसमें आपका आता है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फिर इसमें पूछा जाता है कि वाई डू वी यूज़ एवरेज कि हम एवरेज को क्यों यूज करते हैं। एज देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज़ कि क्या एवरेज को यूज़ करने में कोई लिमिटेशंस भी हैं। इलस्ट्रेट विद योर ओन एग्जांपल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट कहता है कि डेवलपमेंट को मेजर करने में इसको इलस्ट्रेट करने में यानी एक्सप्लेन करने में आप अपने खुद के एग्जांपल दें। पहला इसमें बताता है कि वी यूज एवरेज फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एवरेज हैं उनको यूज करते हैं। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन करने के लिए टोटल इनकम इज़ नॉट ए मच यूज़फुल मेजर उनकी जो आपकी टोटल इनकम है या पर कैपिटा इनकम है वो अपने आप में एक यूजफुल मेजर नहीं है। सिंस कंट्रीज़ हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस क्योंकि कंट्रीज़ की पॉपुलेशंस हैं वो अपने आप में डिफरेंट होती हैं और कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज़ लाइक टू अर्न और जो आपकी टोटल इनकम है वो हमें इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, इस चीज़ को नहीं बता पाती कि एवरेज पर्सन है वो कितना कमाता है। अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज़ 8,240 per annum and above is 2013 are called rich countries। कहता है कि ऐसे कंट्रीज जिनमें 82,040 पर कैपिटा इनकम है उन कंट्रीज़ को 2000 से रिच कंट्रीज़ में माना जाता है। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज़ 6,761 पर एनम आर लेस कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। जबकि कहता है जिन कंट्रीज़ में 6,761 पर एनम कमाए जाते हैं यानी पर कैपिटा इनकम जिनकी इतनी है उन कंट्रीज़ को लो इनकम कंट्रीज़ में काउंट किया जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है लिमिटेशंस कि देयर आर लिमिटेशंस ऑफ क्राइटेरिया कि क्राइटेरिया के अपने आप में लिमिटेशंस भी हैं। थ्रू ऑल्दो द कंट्री मे बी रिच
देयर में नॉट बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हालांकि जो कंट्रीज अपने आप में रिच हैं, अमीर हैं, वहाँ भी जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होता। ए स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल में बी एक्सट्रीमली रिच। काफ़ी कम तादाद में ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी अमीर होते हैं। एंड द लार्ज स्केल पीपल में बी पुअर, और बड़े स्तर पे जो दूसरे लोग हैं वो गरीब भी हो सकते हैं। हैंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल फॉर कंपैरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। जबकि कहता है कि आपकी एवरेज इनकम है, वो अपने आप में इस कंपैरिजन के लिए यूज़फुल नहीं होती। वो हमें ये नहीं बताती कि किस तरह से लोगों के बीच में एक तरह से आपका जो एवरेज इनकम है वो क्या है। नेक्स्ट आपका इसमें बताता है कि वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है अपने आप में वो डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। इसमें बताता है कि द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी फोकस ऑन द rationalism of use of the natural resources in a such a manner that we achieve today should not be cost of what we ought to be achieved tomorrow। यानी आज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जिसको हम जितनी तादाद में यूज कर रहे हैं, तो नियर फ्यूचर में भी अपने पास इनकी अवेलेबिलिटी रहेगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट एज इट रेजेज द डेवलपमेंट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम डेवलपमेंट का गोल तो अचीव करें, लेकिन इसके साथ साथ जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है फ्यूचर जनरेशंस के लिए, उसको भी एक तरह से इंक्रीज़ करें। इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ डेवलप्ड एज वेल एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। ये कहता है दोनों के लिए ही ज़रूरी है, डेवलप्ड और आपकी अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमीज हैं उनके लिए। एंड लेज एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे भी अपने आप में हम यूँ कहें कि ये ज़्यादा जो जोर है वो देता है। नेक्स्ट आपका इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट कैन बी डन टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल। कि जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है इससे आप क्या समझते हैं, और इसके साथ साथ व्हाट कैन बी डन टू मेक डेवलपमेंट सस्टेनेबल, कि डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें पहला बताता है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट मीन्स, यानी सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट एनी डैमेज टू द एनवायरनमेंट, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो गोल है उसको अचीव करना विदाउट डैमेज टू द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए। अगला फिर इसमें बताता है कि हाउएवर सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century the scientists have give the suggestion, or they give the warning that the present type and level of development are not sustainable, कि एट प्रेजेंट में जिस तरह से हम जो डेवलपमेंट का गोल अचीव करने में लगे हुए हैं, ये कहता है कि एक तरह से एनवायरनमेंट के फेवर में नहीं है। फिर इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है उसमें डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है इसमें कहता है कि डिफाइंड एज ग्रोथ, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स एक्सेट्रा। कि आपका डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है, इसके जो गोल्स हैं उसमें लोगों की जो इनकम है उसको इंक्रीज़ करना, इसके अलावा इक्वल ट्रीटमेंट, सभी के साथ एक समान जो व्यवहार है वो करना, और इसके अलावा फ्रीडम, सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट फॉर अदर्स भी है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है फिर कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, कि अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। व्हाट वे द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर द अदर,
एक कंसेप्ट है वो किसी के लिए अपने आप में डेवलपमेंट है, तो कहता है कि दूसरे के लिए वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता, या उसके जो मीनिंग है वो डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें नेक्स्ट फिर आपका बताता है कि इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यहाँ तक कि एक चीज़ दूसरे के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए अपने आप में डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशकारी भी हो सकती है। अगला दे रखा है इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें फिर आपका आता है कि पीपल डिज़ायर रेगुलर वर्क, लोग हैं वो लगातार काम करने की इच्छा रखते हैं। बेटर वेज, उनके जो वेतन हैं, जो इनकम है वो अच्छी हो। एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स, अपनी जो फसलें हैं उनके लिए उनको एक डिसेंट यानी एक रीज़नेबल जो प्राइस होता है, एक रीज़नेबल कीमत होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि ऑल्सो सीक इक्वल ट्रीटमेंट, कि सभी लोग सोसाइटी में अपने आप में समान व्यवहार चाहते हैं। फ्रीडम, स्वतंत्रता चाहते हैं। सिक्योरिटी, सुरक्षा भी चाहते हैं। रेस्पेक्ट ऑफ अदर एंड रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और अपने आप में सिक्योरिटी या जो डिस्क्रिमिनेशन जो भेदभाव है उसको समाप्त भी करना चाहते हैं। कि मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वी कैन बाई विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच लाइफ डिपेंड्स, कि मनी या जो मटेरियल थिंग्स हैं अपने आप में एक फैक्टर हो सकती हैं। आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।